अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में यूं तो 19 अक्टूबर 2024 हफ्ते का दिन तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की आज की सियासत जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और ऐन इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में के दारुल खलाफा कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में सेनेट का एक सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। और जब आखिरी दफ़ा मैंने चेक किया तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब वहाँ पे बोल रहे थे। अभी इस स्टेज पे मुझे ये क्लियर नहीं है कि इसी सेशन में इसी रात को ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज या अमेंडमेंट जो है उसे पास कराने की कोशिश करेंगे, या कम से कम कुछ अज़े राह हमदर्दी सुबह तक का इंतज़ार कर लेंगे। क्योंकि दूसरी खबर यह है कि जो फाइनल ड्राफ्ट है एक बार फिर वो पीपल्स पार्टी PMLN की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचा दिया गया है। बहुत सी जो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ और जो बहुत सी डेवलपमेंट्स आप सुन रहे हैं उसमें बहुत सा प्ले भी है, यानी असल हकीकत कुछ और होती है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली कैफियत है। बहुत सी चीज़ें जो कह दी जाती हैं, बहुत से जो दावे कर दिए जाते हैं वो हो सकता है सही ना हो। आज के दिन की मेरे हिसाब से जब 24 घंटे पहले मैंने अपना पिछला व्लॉग किया, सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट था आज के दिन का, या सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि क्या इमरान खान को उनकी जमात तहरीक इंसाफ के लीडरों के साथ मिलने दिया जाएगा। मेरा ये ख्याल था कि इस मिलने ही नहीं दिया जाएगा सिरे से, और कोई ना कोई बहाना और एक्सक्यूज़ जो है वो ढूंढ लिया जाएगा। बहरहाल मेरा वो जो खदशा था वो गलत साबित हुआ। मिलने तो दिया गया, लेकिन जो मुलाकात थी उसमें जो रजीम है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम, वो मुलाकात इस तरह से करवाई कि वो मुलाकात को आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से समझें कि वो मुलाकात ही नहीं थी, उससे रजीम ने अपने मकासद जो है वो हासिल किए। ये क्यों कहता हूँ कि ये मुलाकात दर हकीकत मुलाकात थी ही नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो प्रिजनर्स की मुलाकातों पे बैन लगाया गया 6 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक, इसका और कोई मकसद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इसका एक मकसद था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को उनकी पार्टी के साथ, उनके वकला के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, मीडिया के साथ, उनके घर वालों से मुलाकात करने का मौका डिनाई किया जाए, उनको ना मौका मिले और उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाए जहनी तौर के ऊपर। और वो मुलाकात इसलिए ना करनी दी जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है उस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर एक पॉलिटिकल सो कॉल्ड एक ऑप्टिक्स पॉलिटिकल प्रोसेस के जनरेट किए जाएँ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसका हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की डिबेट का या उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा क्यों है, जिसकी मेरी नाकिस अकल में इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का कोई और मकसद नहीं है माँ सवा इसके कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका जो इलेक्शन है उसका रास्ता रोका जाए। बिकॉज ये सारा कुछ जो किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अदलिया के हवाले से, इसका मकसद ये है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो मुमकिन रिलीफ दे सकती हैं इलेक्शन फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को, जो वो एक करेक्शन कर सकती हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लॉजिक में उनको करना है, उस करेक्शन का रास्ता रोका जाए। मुझे इसके अलावा इसकी कोई और वजह समझ नहीं आती। बिलावल जरदारी ने या PMLN की लीडरशिप ने या मौलाना ने इसके हवाले से जितनी प्रेस टॉक की है, उनकी जितनी स्टेटमेंट्स हैं, उनके जितने ट्वीट्स हैं, वो मैंने देखे हैं, मुझे कहीं पर भी कोई सेटिस्फैक्ट्री लॉजिक उसकी नज़र नहीं आई। ये और बात है कि पाकिस्तान में आप किसी भी किस्म की चीज़ कह सकते हैं, कितना ही फिस्टी किस्म का आर्गूमेंट ना हो, कितना ही कमज़ोर आर्गूमेंट ना हो, आप उस आर्गूमेंट को पाकिस्तान में क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं कि ये जो अडयाला जेल और पंजाब के प्रिजन्स में 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्रिजनर्स की मुलाकातों पे बैन लगाया गया, किसी अखबार ने, इतने अखबार हैं पाकिस्तान में अंग्रेज़ी उर्दू के, मैंने नहीं देखा कि किसी अखबार ने इदारिया या एक न्यूज़ एनालिसिस लिख के लिखा हो कि ये जो प्रिजनर्स के ऊपर बैन लगाया है इसकी जो वजूहात दी गई हैं कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, इसका SCO के समिट के साथ ताल्लुक है, ये बहुत ही फजूल आर्गूमेंट है, कमज़ोर आर्गूमेंट है। फॉर इंस्टेंस इसी चीज़ को देख लीजिए कि SCO का समिट हो रहा है 15 और 16 तारीख को रेड जोन इस्लामाबाद में, जो बहुत ही सिक्योर एरिया है, 10,000 आपके पास सिक्योरिटी है, और आप अडयाला जेल का फासला देख लें रेड जोन के साथ और जिना कन्वेंशन जहाँ SCO का समिट हो रहा था, तो सिर्फ क्रो फ्लाइट ही शायद 8, 9, 10 मील की होगी, और वैसे भी लॉजिस्टिक आप कितना मुश्किल है। और ये कहना कि अडयाला जेल में प्रिजनर्स की मुलाकात हो जाएगी और उससे SCO के समिट और वहाँ पे लीडर्स को कोई खतरा है, ये बहुत ही कमज़ोर, फजूल, इलॉजिकल किस्म की बात थी। लेकिन इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। किसी भी रिस्पॉन्सिबल जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, अखबारात हैं, ये मीडिया के हैं, किसी ने इसको इदारिये की शक्ल में चैलेंज नहीं किया। तो पाकिस्तान में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा जो मकसद था इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का, ये पाकिस्तान के लोगों का रास्ता जो है रोकना था। तो फिर ये मीटिंग जो ना करवाई, जो मीटिंग है उसमें भी ये था कि कोई कम्युनिकेशन इफेक्टिव ना हो सके। मैंने कहा, मेरा ये ख्याल था कि मीटिंग करवाएंगे ही नहीं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मीटिंग करवाई है उसका भी एंड रिजल्ट यही है कि इमरान खान अपनी
सियासी जमात के साथ किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर सके। अब इस मीटिंग के बाद अच्छा, अब सुबह जब सबसे पहले जब खबर आई वो ये थी कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पहुंच चुके हैं अडयाला जेल के बाहर, लेकिन उनको ये बताया गया है और उनके साथ और लोग भी पहुंच चुके हैं कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र और असद कैसर की मुलाकात तो इमरान खान से हो सकती है दोपहर के करीब, लेकिन सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो सलमान अकरम राजा की भी और साहिबजादा हामिद रज़ा की मुलाकात नहीं हो सकती। उस पर फिर बैरिस्टर गौहर का एक बड़ा असूली मौक़िफ़ था कि अगर इन लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा, हमारी पूरी रिकमेंडेड टीम जिनके हमने नाम दिए हैं, तो फिर हम में से कोई भी मीटिंग नहीं करेगा। इस पर शरीफ जरदारी टोले ने, मैं हुकूमत इसलिए नहीं कहता कि हुकूमत लफ्ज़ जो है ना वो थोड़ा सा हुकूमत लफ्ज़ की बेइज्जती है, बिकॉज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसे आप गवर्नमेंट नहीं कह सकते। तो शरीफ जरदारी आसिम टोले ने कुछ घंटों के बाद इनको इस मुलाकात की इजाज़त दे दी और अपेरेंटली हमें ये भी ठीक तरह से नहीं पता असल कोई भी हकीकत हमें पाकिस्तान में इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं, अब किसी भी चीज़ के बारे में हतमी तौर पे नहीं कह सकते, बिकॉज पाकिस्तान के तमाम ज़राए अबलाग और रिपोर्टिंग जो है वो मेरी नज़रों में सस्पेक्ट है। बहरहाल अपेरेंटली अब ये 5 लोगों की इमरान खान से मुलाकात होती है, जिसमें साहिबजादा हामिद रज़ा भी हैं, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी। लेकिन ये जो मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ज़्यादातर बात जो है वो बैरिस्टर गौहर ने की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई बहुत आज़ादाना माहौल में नहीं हुई। आज़ादाना में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा लगता था कि जो बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स थे अपार्ट फ्रॉम बैरिस्टर गौहर, यानी यहाँ पर एक मैंडेट दिया गया था कि सिर्फ बैरिस्टर गौहर बोलेंगे, इक्का दुक्का ओकेजनल कमेंट जो है वो असद कैसर का है, फिर इसको एब्रप्टली ख़त्म भी कर दिया गया। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें बाकी लोगों ने उस वक्त कोई अपने कमेंट नहीं किए। बाद में सलमान अकरम राजा के और असद कैसर के कमेंट से कुछ थोड़ी सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह ये क्लियर हुई, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता था कि बैरिस्टर गौहर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और एक आपस में उनका शायद फैसला था जिसको पीयर प्रेशर कहते हैं, ये कहीं से एक दबाव आ रहा था जिसके नतीजे में बैरिस्टर गौहर एक लिमिटेड किस्म की बात करना चाहते थे। अब वो लिमिटेड किस्म की बात बैरिस्टर गौहर खान ने की क्या? उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ हमें 45 मिनट बात करने का मौका मिला, जो बहुत कम वक्त था, और उसमें बहुत ज़्यादा देर जो है इसमें लग गई कि खान साहब कोई 15-20 मिनट 20 मिनट तो हमें ये बताते रहे कि उनकी प्रिजन की कंडीशंस क्या है। वो प्रिजन की कंडीशंस क्या है कि 5-6 दिन के लिए तो इमरान खान के प्रिजन सेल की बिजली बंद कर दी गई, उनको प्रिजन सेल से निकलने नहीं दिया गया। अभी भी दिन में उनको कोई 90 मिनट के 1-1.5 घंटे के लिए उनको बाहर निकलने दिया जाता है। ये एक 6/8 या 7/8 का सेल है जिसके अंदर इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बंद करके रखा हुआ है, उसी में उसका टॉयलेट है। ये वो शख्स है जिसने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से दुनिया भर में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा किया, जो दुनिया भर में पाकिस्तानियों को उसने एक्साइट किया, उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अपने बारे में दिया। पाकिस्तान की फतह के उसने झंडे गाड़े। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके बाद फिर उसने एक हेल्थ मूवमेंट लॉन्च की, फिर उसने एक एजुकेशनल मूवमेंट लॉन्च की। उसने पूरी दुनिया के पाकिस्तानी जो डायस्पोराज हैं, खास करके नॉर्थ अमेरिका के, बरतानिया के, पूरी दुनिया के, उनको हेल्थ और एजुकेशन के कॉजेज़ के लिए इकट्ठा कर लिया। और ये जो इतनी डायस्पोरा की मूवमेंट देखते हैं अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका इमरान खान के लिए, उसकी जो पॉलिटिकल पल्स है उसका ताल्लुक शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल के लिए जो फंड रेजिंग का आगाज़ होता है लेट 90 से, वहाँ से होता है। उस शख्स को इन्होंने कैद तन्हाई के अंदर बंद रखा हुआ। यह आपको कम से कम गौहर साहब की, बैरिस्टर गौहर की जो कॉन्वर्जेशन है उससे आपको पता चलता है। इन एडिशन आपको ये पता चलता है कि उनको खाना जो कैंटीन का मिलता था, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनके लिए तो सरकार ने एक स्पेशल कुक रखा हुआ है, वो बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में इमरान खान बीमार हुए, उनको तबीयत उनकी ख़राब रही, उनको दरमियान में वोमिटिंग भी रही। लेकिन बैरिस्टर गौहर का कहना यह था कि अब वो बिल्कुल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब बैरिस्टर गौहर की कॉन्वर्सेशन से बहुत सी चीज़ें नहीं पता चलती, ज़रा मैं उसका भी जिक्र करूँ। पहले कि मैं इस तरफ चलूँ कि जो एडिशनल कमेंट्स हमारे सामने आते हैं सलमान अकरम राजा के और असद कैसर के, उनसे हमें क्या पता चलता है, मैं एक इस चीज़ पर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि बिजली बंद कर देना और तारीखी में रखना इमरान खान को, और जो सारी कंडीशंस एक्सप्लेन की गई हैं, अखबार नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते, वर्जिश नहीं कर सकते, इन तमाम चीज़ों का मकसद यह है कि इमरान खान को ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे मफलूज किया जाए, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन किया जाए, ताकि नफ्सियाती तौर पे ये शख्स जो है हथियार डाल दे। जैसे अब मेरा ख्याल है 14-15 महीने हो चुके हैं इस जेल के, इस सेल के अंदर बंद। आई मीन मेरे पास अल्फाज वाकई नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैंने देखा है कि लोग जब इस किस्म की सूरत हाल में बात करते हैं, जब वो वीलॉग नहीं कर रहे होते, तो सिर्फ नंगी नंगी गालियाँ निकालते हैं, पंजाबी के अंदर या उर्दू के अंदर गालियाँ निकालते हैं। मैंने अभी तक पाकिस्तानियों की कोई कॉन्वर्जेशन नहीं देखी जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में पंजाबी, उर्दू या पश्तो की गालियों के बगैर जो है वो कंप्लीट होती हो, या इंग्लिश की गालियों के बगैर कंप्लीट होती हो। लेकिन जो कुछ यहाँ पर किया जा रहा है शरीफ जरदारी आसिम रजीम की तरफ से,
it really exposes the character of the Pakistani state, the Pakistani government, and the Pakistani society, and the Pakistani media, and the Pakistani newspapers. यहाँ जो कुछ जो है ड्रामा किया जा रहा है। अब मैंने जैसे कि कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े कंट्रोल्ड किस्म के एटमॉस्फेयर में हुई, जिसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी मुलाकात नाकाफ़ी रही है, मुलाकात ख़त्म हो गई है एब्रप्टली, हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से कोई बात नहीं कर सके। तमाम इमरान खान साहब ने बड़ा वेलकम किया, सराहा उन्होंने कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो एंगेजमेंट है वो बहुत अच्छी चीज़ है, एंगेजमेंट को जो है वो जारी रहना चाहिए। कहीं पर भी बैरिस्टर गौहर का मैंने कोई ऐसा कमेंट नहीं सुना कि इमरान खान ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर जो सारी एंगेजमेंट है ये बेसूद है, ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि इस पर मैं फ़ैसला नहीं कर सकता और मैं अपनी पार्टी की बाकी लीडर्स के साथ मिलना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर का उन्होंने नाम लिया, जिसमें उन्होंने शिबली फराज साहब का नाम लिया, जिसमें उमर अयूब साहब का उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, नेशनल असम्बली, उनसे मिलना चाहता हूँ, पंजाब में बचर साहब जो हैं उनसे मिलना चाहता हूँ और अली अमीन गंडापुर से मिलना चाहता हूँ, और हम इसके हवाले से इस्तदा करेंगे कि मंडे को ये मुलाकात जो है वो हो सके। अच्छा, अब चूँकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके निकलती हैं, तो एक चीज़ कहीं से निकली है, आई डू नॉट नो कि एग्जैक्ट इसका सोर्स क्या है, लेकिन यही लोग जो जिनकी मुलाकात हुई है, ज़ाहिर है इन्हीं से ये चीज़ निकल रही है, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कमेंट नहीं किए। वो ये भी है कि इमरान खान ने इन्हें खासा नाराज़ थे इमरान खान कि जो भी मूवमेंट रन करनी थी, जो जलसे करने थे, रैलीज़ करनी थी, एहतजाज करने थे, आप लोगों में से किसी ने भी वो ठीक नहीं किए। एक इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी भी है, लेकिन थोड़ी सी मिसलीडिंग लगती है, बिकॉज उसमें यह है कि उसमें है वैसे यही है कि इमरान खान ने इनको बहुत लताड़ा और कहा कि कोई भी एहतजाज ठीक नहीं हुआ, और जिस तरह से तुम लोग चल रहे हो मैं तुम सबसे डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, और मैं तो कभी जेल से नहीं निकल सकूँगा। लेकिन मुझे लगता है ये स्लांटेड स्टोरी है, बिकॉज इमरान खान की इस वक्त की सारी मूवमेंट जेल से निकलने की थी ही नहीं, वो ये थी कि आपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का, जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स की तमाम अहमियत को ख़त्म किया जा रहा है, इसका रास्ता रोकना है, और इमरान खान की अगर भरमी है तो उस हवाले से जो है वो हो सकती है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बैरिस्टर गौहर ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पे अपने कंप्लीट एतमाद का मुजाहरा किया। मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया है ये मुझे सस्पेक्ट लगता है, एंड हियर आर द रीजंस के सस्पेक्ट क्यों लगता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी छोटे छोटे टुकड़े आपको पीटीआई ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक अलग से कमेंट मिल जाएगा सलमान अकरम राजा का, एक अलग से कमेंट आपको मिल जाएगा 2-2.5-3 मिनट का जनाब असद कैसर साहब का। असद कैसर साहब इज़ स्लाइटली मोर ओपन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड एज कम्पेयर टू बैरिस्टर गौहर। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी दबाव है जहनी किस्म का वो बैरिस्टर गौहर पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपने देखा है कि वो अब स्माइल करना भी भूल चुके हैं, बिल्कुल एक सीरियस स्पॉट किस्म के चेहरे के साथ, एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ वो बात करते हैं। खुदा बेहतर जानता है किस किस्म का जहनी दबाव उनके ऊपर डाला गया। लेकिन असद कैसर ने जो छोटी सी मुख्तसर सी बात की, उसमें असद कैसर ने यह कहा कि इमरान खान को यह भी नहीं पता था कि उनकी बहनें यानी अलीमा खान और उज़मा जो हैं वो गिरफ्तार हो चुकी। अब वो 3-4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुई हैं, ये मुलाकात हो रही है 19 अक्टूबर को, यानी 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, 14-15 दिन गुजर जाते हैं। इमरान खान को अगर यही नहीं पता कि उज़मा और अलीमा गिरफ्तार हो चुकी हैं, जो बेसिक सा फैक्ट है, अगर उनको फैक्ट नहीं पता तो इसका मतलब है कि इमरान खान को फिर ये भी नहीं पता कि डी चौक के ऊपर रैली का हशर क्या हुआ। फिर इमरान खान को नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर डी चौक पे ठीक तरह से पहुंच नहीं सके, अगर पहुंचे तो 1 मिनट पहुंचे चाइना चौक में, फिर वहां से वो पुरसरार तरीके से डिसअपियर हो गए। उनको नहीं पता कि वहां पर चले गए केपी हाउस में, उनको नहीं पता कि केपी हाउस के ऊपर हमला हो गया, सो कॉल्ड हमला हुआ, फिर अली अमीन वहाँ ही छुप गए या डिसअपियर हो गए। उनको नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर ने 12 घंटे डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किए हैं पैदल या टैक्सी में बैठ के, और वो उन्होंने मरगला हिल्स क्रॉस किए हैं, और मरगला हिल्स क्रॉस करके ये कह रहे हैं अली अमीन, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में पहुंचे, फिर वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी इमोशनल तकरीर की। तो और उनको इन सब चीज़ों का नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की मरगला रोड के ऊपर ISI का जो बीमेस है वहाँ पर इंपॉर्टेंट शख्सियात के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसका मतलब है कि इमरान खान को जब आपने अगर इमरान खान को यही नहीं पता कि अलीमा और उज़मा जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके, उनको 14-15 दिन हो चुके हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि इमरान खान को इन तमाम चीज़ों का नहीं पता। इसका मतलब है कि इमरान खान को तो ये पता ही नहीं है कि PTI की लीडरशिप ने मौलाना के साथ जो पूरी पॉलिटिकल एंगेजमेंट की हुई है उसमें उनकी कितनी मुलाकातें हुई हैं, मौलाना ने क्या मशवरे रखे हैं, मौलाना का ड्राफ्ट क्या कहता है, PTI का ड्राफ्ट क्या कहता है। PTI का तो खैर कोई ड्राफ्ट सामने आया ही नहीं है, लेकिन मौलाना का ड्राफ्ट क्या कहता है, जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसमें उस हवाले से किस किस्म के फैसले हुए हैं, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को ट्रांसफ़र आउट किया जा सकता है, इमरान खान को नहीं पता। चीफ जस्टिस के लिए 3 बंदों का, 5 पहले 5 फिर अब 3 ऑफिसर्स का जो है पैनल, 3 जजेस का पैनल होगा, जिसमें से एक पार्लियामानी कमेटी जो है उसको सेलेक्ट करेगी, इमरान खान को नहीं
नहीं पता। इस पे मौलाना का क्या मौक़िफ़ है कि मौलाना कहते हैं कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने के अभी इस स्टेज पे होगी या बाद में होगी, इमरान खान को नहीं पता। इस चीज़ के लिए मैंने सबसे पहले आज से कई हफ़्ते पहले मैंने एक टर्म दी थी जिसको बहुत से लोगों ने कॉपी किया है, वो है इनकम्युनिकाडो। इनकम्युनिकाडो का मुझे नहीं पता कि उर्दू में इसका कोई एक इक्वल लफ्ज़ हो सकता है। मसला ये है कि इमरान खान को लाताल्लुक़ कर दो पूरी दुनिया के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ, तमाम मामलात के साथ। इस चीज़ को यहाँ अचीव करने की कोशिश की गई है और मेरा ख़्याल ये है कि इनको ख़्याल ये था कि हम कोई ऐसा ड्रामा ढकोसला इस मीटिंग से करके ये कह सकेंगे कि इमरान खान ने प्रोसेस की तायीद कर दी। अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी गौर से सुने, इसको बार-बार 2-3 दफ़ा सुने, तो आपको लगेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से भी एक मैसेज ये निकल रहा है कि समहाउ और द अदर इमरान खान इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के ख़िलाफ़ नहीं। व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक ऐसे पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है क्यों, जिसका तमाम तर मकसद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को कंट्रोल करना है या ख़त्म करना है। आपको याद होगा बहुत महीने पहले मैंने कहा था कि जब उमर अता बंदयाल और इजाज़ुल एहसन की सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को 8, 9, 7 और 9 अप्रैल 2022 को उन्होंने कासिम सूरी की रेजोल्यूशन को ख़त्म किया, चैलेंज किया और वो हुकूमत जो ख़त्म हो चुकी थी, मैं आपको याद करवाऊंगा, आप में से बहुत से लोग भूल गए होंगे, 2022 अप्रैल के हफ्ते में इमरान खान की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी थी, इलेक्शंस का ऐलान हो चुका हुआ था, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी, इलेक्शन हो जाने थे 90 दिन के अंदर, उन इलेक्शन का रास्ता रोका गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसके लिए इस्तेमाल किया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस वक़्त एक तूफ़ान मचाया हुआ था, उमर अता बंदयाल नए-नए चीफ जस्टिस बने थे, उनसे डायनामिक्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उमर अता बंदयाल अंडर प्रेशर थे और उनके ऊपर प्रेशर ये था कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुत्तहद रखना है, उसको टूट-फूट का शिकार नहीं होने देना। मैंने ये कहा था, मैंने आपको कहा था, एक विजुअलाइज़ेशन पेश की थी। मैंने कहा था कि उमर अता बंदयाल और इजाज़ुल एहसन ने सुप्रीम कोर्ट की और अपनी कब्र खोदी। उस वक़्त वो सीन मैंने ये कहा था फ़िल्म का कि कभी-कभी आपने किसी फ़िल्म में ये देखा होगा कि गन पॉइंट पे लोगों से उनकी कब्र खोदी जाती है और जब वो कब्र खोद लेते हैं तो उसमें शूट करके वहीं उनको फेंक देते हैं और फिर दूसरे बंदे को कहा जाता है कि इसके ऊपर आप मट्टी डालें, फिर उसको भी शूट करते हैं और उसको वहाँ फेंक देते हैं। ये किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ शरीफ ज़रदारी और उसके साथ जर्नैल साहिबान ने मिलके और सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो गई। इसी तरह से ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस पॉलिटिकल एंगेजमेंट का हिस्सा बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में, जिसको बैरिस्टर गौहर बार-बार डिफेंड करते हैं, मैं इसकी और असद कैसर साहब भी, मैं इसकी लॉजिक को समझ नहीं पाया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का किसी भी तरह से हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मुझे ये भी पता चला है कि इमरान खान ने इनको ये भी कहा है कि लेट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पास, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? असल चीज़ तो सड़क के डायनामिक्स हैं जिस पे आप लोग काम जो हैं वो नहीं कर रहे। मैं 1-2 डिटेल्स और आपसे शेयर करता हूँ। मैं थोड़ा सा सिर्फ नाम आपके सामने ले दूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मुख्तलिफ मेंबरान सेनेटर्स या हैं जो गुमे हुए हैं, इस वक्त जिनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, वो कौन-कौन है? इसमें सेनेटर डॉक्टर ज़रका सोहरावर्दी भी हैं, वो वैसे क्यों गुम है, बड़ी अजीब बात है। मुबारक ज़ेब हैं, उसके अलावा सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, उसके बाद फैसल सलीम साहब हैं और ज़ैन कुरैशी साहब से भी खबर यही आ रही है कि जो लोग गुमे हुए हैं, ज़ैन कुरैशी साहब उनके पास जो हैं वो पाए गए हैं बैठे हुए, और कुछ भी और लोग हो सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँ, ये कुछ हो सकता है किसी को बहुत बुरी लगे। बहुत सी जो खबरें मशहूर कर दी जाती हैं ना कि फ़लाँ को उठा लिया है, फ़लाँ की बीवी को उठा लिया है। ये मुझे किसी ने पहले पूछा था, किसी जर्नलिस्ट ने, तो उस वक़्त मैंने उसको कहा था कि ये बात ठीक नहीं लगती। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये बातें मशहूर भी कर दी जाती हैं आवाम की हमदर्दी या मकबूलियत को हासिल करने के लिए, मकबूलियत को कंटिन्यू करने के लिए। ये ड्रामे एक ऐसे मुल्क में, जो मैंने 2 दिन पहले बहुत लोगों ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि मैंने अच्छी एक बात समझाई है कि अगर एक माशरे के अंदर या उसके बहुत से लोगों के अंदर, ये कम से कम कुछ 30-40% लोगों में किसी भी चीज़ को डिसर्न करने की, जांचने की, परखने की, जो उनके सामने बात की जाती है, दलील दी जाती है, आर्गुमेंट दिया जाता है, उसको अगर जांचने, परखने और समझने की, उसको तोलने की आपके अंदर सलाहियत नहीं पाई जाती। हर दफ़ा मैं देखता हूँ, कमेंट्स भी मैं देखता हूँ, सलाहियत ही नहीं पाई जाती कि आर्गुमेंट को डायसेक्ट कर सकें। करते हैं तो गलत कर देते हैं, कुछ और डायरेक्शन में मतलब निकाल लेते हैं। तो उसमें फिर इस किस्म की बेवकूफ़ी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, वो रूलिंग एलीट की बढ़ जाती हैं। रूलिंग एलीट को ये अंदाज़ा होता है कि लोगों के जज्बात किस किस्म के हैं, सोचने का अंदाज़ किस किस्म का है, किस किस्म की खबर या झूठी खबर या फेक खबर जो है, वो अगर उनके जहन में डाली जाए तो उनको उस हवाले से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अब ये देखें कि गुज़श्ता 24 घंटे से या उससे भी ज़्यादा बिलावल ज़रदारी जो हैं,
उनकी बड़ी थ्रेटनिंग किस्म की धमकियाँ उनकी सामने आ रही हैं कि अगर हमारे साथ बाकी जमातें अच्छा हो कि कंसेंसस हो, मौलाना खुद इसको प्रेजेंट करें। मौलाना ने अपने हाथ से लिखा है ये ड्राफ्ट जो है जो, और मौलाना के साथ हमारा 100% एग्रीमेंट है। लेकिन अगर कोई जमात हमारे साथ नहीं चलेगी तो हम इसके साथ सोलो, इशारा वैसे उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है कि हम इसको तन तनहा सोलो कर लेंगे। मतलब ये कि हम लोगों को उठा के अगवा करके पैसे दे के जो है हम इस अमेंडमेंट को पास कर लेंगे। लेकिन अब से चंद घंटे पहले बिलावल ने एक प्रेस टॉक की जिसमें उनके साथ जमात उलमा इस्लाम जो है, मौलाना फजल रहमान की जमात के भी एक शख्स थे, मुझे उनका नाम नहीं पता वो कौन से लीडर थे, गफूर हैदरी तो नहीं मुझे लग रहे थे। बहरहाल उसमें बिलावल ने बहुत उन्होंने कॉन्फिडेंस से और एतमाद से ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौलाना के साथ हमारा 100% एग्रीमेंट है और ये जो ड्राफ्ट अभी लेटेस्ट है जिस पे हम खड़े हैं ये मौलाना ने अपने हाथ से लिखा है। हम तो ये चाहेंगे कि मौलाना इसको खुद असेंबली के अंदर जो है वो प्रेजेंट करें। फिर जो मौलाना की पार्टी के लोग थे उन्होंने भी कहा कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारा 100% एग्रीमेंट है, या जो कुछ बिलावल कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान बड़ा कॉन्फिडेंस है और हमारे दरमियान बहुत सी मीटिंग्स हुई। यू नो फुली वेल कि मुझे बिलावल जरदारी से को बहुत ज़्यादा हमदर्दी नहीं है। जो कुछ मैं बिलावल जरदारी के बारे में कहता हूँ, बिलावल जरदारी वो डेफिनेटली हेट मी, हैज़ एवरी राइट ऑफ हेटिंग मी। लेकिन अगर मुझे मौलाना और बिलावल की स्टेटमेंट्स में कंपैरिजन करना पड़े तो जहाँ बिलावल की स्टेटमेंट्स में रऊनियत है या एरोगेंस है या एक एग्जैजरेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बिलावल की एबिलिटी झूठ बोलने की मौलाना के मुकाबले में ये मुनाफिकत की ज़रा कम है। तो जब बिलावल ये कहता है कि मौलाना के साथ एग्रीमेंट है, मुझे उसकी बात में सदाकत की बू आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना जो हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस दोनों तरफ खेल रहे हैं और उनका मकसद ये था कि भुला फैसला के तहरीक इंसाफ को किसी ऐसे पैकेज का हिस्सा बना दें। बिकॉज याद रखें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ये पास करवा लें, आज रात को कर लें, कल सुबह कर लें, अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज होल्ड नहीं कर सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है ये कितने अरसे चलेगा? इसमें अगर कोई स्टेबिलिटी आती है कबूलियत की तो वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी न किसी फॉर्म में इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का हिस्सा बन जाए। इसलिए मुझे बड़ी हैरानगी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, चलो ठीक है एक्सक्यूज़ कीजिए हमने इमरान खान से मिलना है, ये बहुत अच्छा रीज़न है कि जब तक इमरान खान जो हैं वो इसके ऊपर मोहर सबत नहीं करते और हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, अप्रूवल नहीं देते, हम इस हवाले से आगे नहीं चल सकते। या असद कैसर साहब का ये कहना कि जिस तरह से धोस से और अगवा के जरिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को करवाया जा रहा है ये कोई तरीका नहीं। ये आर्गूमेंट्स ठीक है लेकिन ये सेकेंडरी इश्यूज हैं। सब्सटेंटिव लेवल पे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज क्यों गलत है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे इस पूरी लीडरशिप में सलमान अकरम राजा साहब के मुझे कमेंट्स लगते हैं कि जिस तरह से इसमें इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र हो सकती है, जिस तरह से इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती या सिलेक्शन हो सकती है, ये चीज़ें हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही वजह हो सकती है कि सलमान अकरम राजा पे ख़ास एतराज़ था कि सलमान अकरम राजा की इमरान खान के साथ मुलाकात जो है वो नहीं करवानी। तो मेरे हिसाब से ये मुलाकात ऐसे ही ऑप्टिक्स की मुलाकात थी, इसमें किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकी। इमरान खान जिसने डिसीजन करना है उनके सामने कोई भी फैक्ट्स नहीं है। मेरे जैसे बंदे के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म ये हो सकता है कि मुझे इंटरनेट से महरूम कर दिया जाए, लेकिन मैं कहाँ, इमरान खान कहाँ? इमरान खान ने तो फैसले करने, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा बोलना है। तो इमरान खान को इन्होंने टोटली इनकम्युनिकेडो रखा हुआ है। अब ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को लेके चलने लगे हैं। मेरी एडवाइस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑप्टिक्स से ज़रूर करने चाहिए, एक्सक्यूज़ कुछ भी ढूंढ लें मौलाना को सुनाने के लिए, मौलाना के साथ उनकी एक चलनी चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस, लेकिन किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का हिस्सा जो है वो नहीं बनना चाहिए। दिस इज़ द सम टोटल ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। अब मैं एक और चीज़ की तरफ चलूँ क्विकली, बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के अखबारात में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक स्टोरी छपी है, एक से ज़्यादा स्टोरीज छप चुकी हैं अब तक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो मैं भी दिखा तो नहीं रहा आपको स्क्रीन पे। लेकिन जो विजिट हुआ है चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का, जो SCO के समिट के अलावा 4 दिन का था और उसको बायलैटरल का स्टेटस दिया गया था, उसमें चीन और पाकिस्तान के दरमियान में ज़्यादातर चीज़ों पे कोई इत्तफाक नहीं हो सका। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, कुछ ऐसे ही MOU साइन हो गए हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया तो जा रहा है। वो पाकिस्तान में आदत है कि आप ये कह देते हैं ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन उसमें जो 2 प्रिंसिपल चीज़ें थी, पाकिस्तानी साइड को बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि ML1 की एक एक्सटेंशन और रीअलाइनमेंट जो है, जो था कोट रायकोट मेरा ख्याल एक्सटेंशन या रीअलाइनमेंट है, वो $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है। उसको चाइनीज़ उस लोन को सैंक्शन करेंगे और उसको अप्रूव कर देंगे। वो चाइनीज़ ने नहीं किया। चाइनीज़ की एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म या कंपनी वो चाहते हैं कि बन जाए जिसमें चाइनीज़ इनपुट भी हो, पाकिस्तानी इनपुट भी हो। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो चाइनीज़ इंटेलिजेंस जो है, MSS जो उनकी स्टेट सिक्योरिटी है, उसको वो उसका हिस्सा जो है वो बनाना चाहते हैं। वैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि जिस तरह से CIA और MI6 की प्रेजेंस है इस्लामाबाद के अंदर, लेजिटिमेट एक्सेप्टेबल प्रेजेंस है पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान, इसी तरह से MSS की भी अब प्रेजेंस है। लेकिन वो अपने रोल को एक्सपैंड करना चाहते हैं।
इस पे पाकिस्तान और चीन के दरम्यान में डिसएग्रीमेंट है। अब मैं एक दो कमेंट्स और कर दूं, मुश्किल है थोड़े समझने, लेकिन जो समझ सके, चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी का या उनकी पॉलिसी का एक बेसिक कॉर्नरस्टोन ये है नॉन इंटरफेरेंस का। उसकी वजह यह है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1839 टिल 1948, जब वो एक कम्युनिस्ट रिपब्लिक बनी, उसके दरम्यान में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है चीन की तारीख का जब चीन के ऊपर बहुत से मगरबी ममालिक ने, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, उधर से जापान, इन सब ने कब्जा कर लिया और चीन ने पूरे 100 साल ऐसे गुजारे हैं जिसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है, कि हमारे ऊपर बैरूनी कब्जा जो है वो तसल्लुत था। उस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन में से और बहुत सी चीज़ें निकली हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ ये निकली है कि किसी भी मुल्क के ताकत को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से चीनियों ने गुज़श्ता 70-80 बरस में कहीं पर भी रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं किए। उन्होंने डिफेंड ज़रूर किया है अपने प्रो रिजीम्स को फौजी तरीके से, जैसे कोरिया में किया या वियतनाम में किया, लेकिन उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं किए। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी डेलिकेट सिचुएशन बन चुकी है चाइनीज़ इंटरेस्ट के लिए कि चाइनीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि उनके पास, उनके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उनके पास एक्सेस हो, ब्रीदिंग स्पेस हो, और उनको एक्सेस हो टूवर्ड सी, और उनको एक फ्रेंडली कंट्री उनके बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो। जबकि दूसरी साइड पे इंडियन अमेरिकन अलायंस ये चाहता है कि चीन को ये स्पेस डिनाई कर दी जाए, उसके पास इफेक्टिव स्पेस समंदर तक ना हो और उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में कम किया जाए। चीनी कभी अपने इंटरेस्ट के लिए लड़े नहीं हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो कमज़ोर हैं, लड़ ही नहीं सकते, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे बड़ा ख़तरा लगता है कि चीनी पाकिस्तान की सरजमीन से बेदखल नहीं होना चाहते। दूसरी साइड पे जिस तरह से BLA और डिफरेंट ग्रुप्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, या मेरा ख्याल है कॉमन सेंस की बात है, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, कि BLA एक टूल है जिसे इंडो अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। तो चाइनीज़ क्या लड़ेंगे इस ज़मीन के लिए? मुझे बहुत ख़तरा है कि अगर चाइनीज़ ने ये डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ से बेदखल नहीं होंगे और हम भी किसी न किसी एंटिटी के ऊपर हाथ रख देंगे। अभी तक उन्होंने किया नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बहुत सी एंटिटीज़ तैयार बैठी हैं कि उनको पैसे मिलें। TTP मौजूद है, BLA मौजूद है, BRA है, डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़, रिलीजियस ग्रुप्स, TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये सब जो है इनको पैसा चाहिए होता है इन दी एंड। अगर चीनियों ने भी ये डिसाइड कर लिया कि अगर ठीक है, अगर हमें यहाँ से बेदखल किया जा रहा है तो हम फिर न तुम्हारी न हमारी, हम इसको चलने नहीं देंगे, तो पाकिस्तान की लेबनान वाली सूरत हाल हो जाएगी अगले चंद सालों के अंदर। ऐसा हुआ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं वो इस चीज़ को समझ सकें, इसके ख़तरात को समझ सकें और इसका कोई पॉलिटिकल हल निकाल लें। हैविंग सेड दिस, मुझे कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़श्ता 10-15 बरस में आर्गूमेंट यही रखा बार बार। इनफैक्ट 2019, 20, 21, 22 तक, तो मैं 21 तक आई वॉज फेमिलियर विद के एक 4+4 किस्म का डायलॉग जो है वो चल रहा था बिटवीन दी अमेरिकन एंड दी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें 2 पाकिस्तानी डिप्लोमेट, 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, अमेरिकन साइड से 2 रिटायर्ड डिप्लोमेट्स थे, 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे। वो डायलॉग में पाकिस्तानी आर्गूमेंट ये था कि हमने हमेशा आपके साथ भी ताल्लुक़ रखा, हमने चीन के साथ भी रखा, हमें बैलेंस करने दें। लेकिन दूसरी साइड इसको मानती नहीं थी। बड़े हाईएस्ट पॉसिबल लेवल से मुझे डिप्लोमेटिक सोर्सेज से इस चीज़ का पता है। अब हम कहाँ खड़े हैं ये इसको मज़ीद मैं इस पर डिस्कशन करूँगा, लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा एक ख़तरा जो है वो नज़र आ रहा है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती।